सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए जिसमें एक लड़की दुआएं करती दिख रही है कि जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में नेताओं को हेलीकॉप्टर से उठाया गया था, वैसे ही इन्हें जब उठाया जाए तो मौसम इतना खराब रहे कि इन्हें जिंदा जलाना पड़े। इन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाए जाए। हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी। गाँव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इस तरह की बातें सुनकर किसी राहुल गांधी जैसे नेता को तो सुकून मिल सकता है, लेकिन हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि देवभूमि के युवाओं में ऐसा आक्रोश कौन भड़का रहा है। ये किसी सिस्टम से नाराज आक्रोशित बच्चे के मुंह से कही बात कह करके इग्नोर भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एक पैटर्न बन करके उभरने लगा है। जैसे पता चलता है कि ये अब सिर्फ कोई मोमेंट्री एंगर नहीं है कि जब गुस्से में कोई बात मुंह से निकल जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हर बार हमें ये पैटर्न दिखे तो हमें उसके अलावा भी बाकी की चीज़ों को देखना चाहिए। इस पैटर्न का एक और उदाहरण देखिए। प्रदेश युवा संगठन उत्तराखंड क्रांति दल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ खुलेआम एक मैसेज लिखा गया है कि सभी लोग मिलकर मारते हैं धामी को और नेपाल वाला इतिहास दोहराया जाएगा। किसी ने तुरंत इसका जवाब दिया है कि हाँ भाई जी, हम तैयार हैं। तीसरा लिखता है कि चलो फिर सभी लोग। इस ग्रुप में ऐसे कई कमेंट हैं जो हिंसा की बातें दोहरा रहे हैं, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कुछ संदेश डिलीट भी किए जा रहे हैं। साथ में 25 सितंबर को सभी लोगों से एकजुट होने की अपील भी हो रही है। ये सारी क्लिप्स और मैसेजेस अगर एक साथ पढ़ लिए जाएं तो ये तस्वीर साफ दिखती है। युवाओं का आक्रोश, उकसावे की भाषा और मौके पर धूमिल होती वास्तविक मांगे। तो वो जायज मांगे आखिर क्या हैं और प्रदेश की धामी सरकार का इस पर क्या एक्शन रहा है, एक नज़र में हम देख लेते हैं। ये सारा बवाल उठा है एक पेपर लीक के मुद्दे से। छात्रों की सरकार से ये जायज सी मांग लग सकती है कि जो नकल माफिया हैं उन माफियाओं को इन अवैध तरीकों से फायदा ना पहुंचे। उत्तराखंड में चल रही रैलियों और बयानबाजी का बैकग्राउंड एक पेपर लीक के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसने इन सभी बाकी के किस्सों को हवा दी। 21 सितंबर को हुए यूके SSSC की एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये परीक्षा 416 पदों के लिए आयोजित की गई थी। पेपर के 3 पन्नों की फोटो हरिद्वार के इंटर कॉलेज से निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू भी कर दिया। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देहरादून में 3 दिनों से छात्र परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हुए हैं। अब इस पेपर लीक की जांच की कहानी कुछ ऐसी है कि हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए आरोपित खालिद मलिक ने परीक्षा सेंटर से अपनी बहन साबिया को पेपर की तस्वीरें भेजी। साबिया ने ये तस्वीरें खालिद की दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी ताकि वे सवाल हल करके उन्हें भेज सकें। सुमन इस समय टिहरी जिले के एक कॉलेज में कार्यरत हैं और पहले नगर निगम में अधिकारी रही हैं। उन्होंने जब फोटो में OMR शीट देखी तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने यह मामला युवा नेता बॉबी पंवार को भेज दिया, जो उत्तराखंड में परीक्षाओं में नकल के खिलाफ काफी समय से आवाज उठाने के चलते चर्चा में आए थे। बॉबी पंवार ने ये फोटो इंटरनेट पर पोस्ट करवा के वायरल कर दी। सुमन ने खालिद को उत्तर तो नहीं भेजे, लेकिन तस्वीरों का वायरल होना पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक कर दिया। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मामला गंभीरता से लिया। हरिद्वार पुलिस ने साबिया को गिरफ्तार किया, खालिद को पकड़ा और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि खालिद उसी कॉलेज में था जहां उसने एग्जाम दिया। उसके जुराब में मोबाइल छिपाकर बैठने की बात कही जा रही है। वहां जैमर भी नहीं थे और वह 2 दिन में प्रशासन की पकड़ में भी आ गया। इसके बाद राज्य सरकार ने SIT गठित की, जिसका नेतृत्व SP ग्रामीण कर रहे हैं ताकि मुकम्मल जांच हो सके। शासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को निलंबित कर दिया है। इन सब पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कठोर रुख दिखाया और कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में नकल जिहाद कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। CM ने यह भी कहा है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों की हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए ही जरूरी फैसला लिया जाएगा। धामी सरकार का रिकॉर्ड देखें तो प्रदेश में परीक्षा में नकल के सिलसिले को रोकने के लिए उन्होंने देश का सबसे सख्त कानून लागू किया है और पिछले 4 सालों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी। साथ ही सरकार का दावा है कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भी भेजा है। नया कानून दोषियों को आजीवन सजा और 10 करोड़ तक की भारी जुर्माने और माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने के प्रावधान भी देता है। और यही सरकार का तर्क है कि वही कार्रवाई भविष्य में भी ऐसी हरकतों को रोकने का सबब बनेगी। तो सवाल उठता है, किसने इस पूरी पटकथा को लिखा और क्या यही वही भाषा है
जो अब उत्तराखंड में नेपाल, बांग्लादेश और लद्दाख जैसी घटनाओं की नकल करते हुए भय और उन्माद भड़काने का जरिया बन रही है। अब एक और वीडियो क्लिप देखिए जिसमें एक महिला आजादी के नारे लगा रही है और कह रही है कि छीन कर लेंगे आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। ये नारे सुनकर उसी पुराने दृश्य की याद ताजा हो जाती है जब कुछ साल पहले तत्कालीन कॉमरेड कन्हैया कुमार और उनके मुस्लिम साथी उमर खालिद जेएनयू में आजादी के नारे लगाते दिख रहे थे। आज उमर खालिद दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों की साजिश के आरोप में जेल में हैं और कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि ये भाषा, ये उकसावे आखिर कहां से आए। हाल ही के महीनों में दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों में जो घटनाएं हुई उन्हें कुछ लोग जेन जी क्रांतियां कह रही हैं, यानी नई पीढ़ी की क्रांतियां। नेपाल में नई पीढ़ी की सड़कों पर हिंसात्मक प्रतिक्रिया आई और सरकार पर संकट छा गया। कुछ लोग उसे नेपाली क्रांति कह रहे हैं। उससे पहले बांग्लादेश में कथित छात्र आंदोलन के नाम पर शेख हसीना की सरकार को इस्लामी कट्टरपंथियों ने अपदस्थ कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका का प्यादा मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में बिठा दिया गया। इन घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद लद्दाख में भी प्रदर्शन हुए और कुछ इसे भी जेन जी क्रांति वाला ही नाम दे रहे हैं। सरकार के समाधान निकालेगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई और मामला अपनी जगह न बना ले, युवाओं को इसके लिए भी सावधान रहना होगा। परीक्षा रद्द करने की मांग करने वालों को अपनी मांगों से उन लोगों को दूर करना होगा जो फ्रीलांस एक्टिविज्म के नाम पर ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं। और इसके कई उदाहरण भी हैं जहां पर जायज मांगों को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया और उसके भयानक परिणाम हुए। उत्तराखंड में भी जिस किस्म की बयानबाजी आने लगी है उन्हें देख के यही लगता है कि इन बयानों से छात्रों की ही मांग को घाटा होगा। जरूरत यह है कि सरकार से जेन जी के उन छात्रों की भी बात की जाए जिनकी मांग उनसे अलग है। लेकिन क्या वो भी लोग फिर सड़कों पे आ जाएं जो इसका विरोध कर रहे हैं? क्या सारे फैसले सड़कों पर ही होंगे? ये तो फिर खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। और हमने देखा है कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो युवाओं के इस आक्रोश को भुनाने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब युवाओं के आक्रोश को भुनाने के लिए लोग प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए घुसते हैं और इसके कोई परिणाम ही नहीं आए। बांग्लादेश को ही देख लीजिए जहाँ पे स्टूडेंट आज भी प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। सत्ता शेख हसीना से मोहम्मद यूनुस के पास चली गई, लेकिन वहाँ स्टूडेंट की मांगे तो आज तक खड़ी हैं। यहाँ तक कि इस बार वे आपस में भी लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजे तो अभी तक भी नहीं है। यानी वहाँ पर भी जिहादी मानसिकता को सत्ता तक पहुँचाने का सिर्फ जरिया बन करके रह गए। फिर स्टूडेंट्स के उस आक्रोश का क्या हुआ? आज जो लीडर्स को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो नेपाल और बांग्लादेश में भी ये देख पा रहे हैं कि लाशों पर सत्ता तो बदली, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मांगों के साथ वहीं के वहीं खड़े हैं? यहाँ असल में दो चीजें सामने हैं। एक तरफ है छात्र आंदोलनों का गुस्सा और उनकी जायज मांगे, पारदर्शिता, जांच और कार्रवाई। दूसरी तरफ उसी गुस्से और असंतोष की आड़ में जो उकसावे और हिंसा की भाषा घुस रही है, वो छात्रों के असली मुद्दों को वाकई में पीछे धकेल देती है। कुछ लोग, कुछ नेटवर्क, सोशल मीडिया ग्रुप्स और बाहरी दखल इस आंदोलन को वही टूल किट में तब्दील कर देते हैं जो दिल्ली दंगों के वक्त दिखी थी। यानी आज़ादी के उकसावे वाले नारे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शहरों को जलाने की बातें और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को मारने तक की बातें, जो कि लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं। तो आप तो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ वैसे ही जा रहे हैं। उत्तराखंड की खासियत ये भी रही है कि देहरादून जैसे शहरों में कई एनजीओ और एक्टिविस्ट लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। कभी पर्यावरण के नाम पर तो कभी अधिकार के नाम पर ये युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ लोगों की राय यही है कि यही एनजीओ और कुछ बाहरी लोग पहाड़ी राज्यों को सेफ हेवन समझ करके युवाओं की जो ताकत है उसको भड़काने का काम करते हैं। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि छात्र वास्तव में शहर जलाने नहीं बल्कि जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर वो लोग कौन हैं जो इन छात्रों के बीच मुख्यमंत्री को मारने और भगवा से देवभूमि को आजाद करने की मांग कर रहे हैं? छात्रों में परीक्षा जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर आक्रोश तो रहता ही है, लेकिन इसके कुछ समाधान क्या इस तरह से नहीं निकाले जा सकते हैं कि परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सरकार सिर्फ पहाड़ी सेंटर्स पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करे। हरिद्वार के प्राइवेट स्कूल अक्सर इस किस्म की अनियमितताओं के लिए बदनाम रहे हैं। हरिद्वार से ही गिरफ्तार हुआ आरोपित खालिद के बारे में तो बताया जा रहा है कि वो दीवार कूद कर और चेकिंग से बचकर एक एग्जाम सेंटर में बैठा था। जिस रूम में वो बैठा था वहाँ जैमर भी नहीं था। सिर्फ 2 दिन लगे खालिद को पकड़ने में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसे ऐसी सजा दी जाएगी कि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन इस सब के बाद की इस क्रोनोलॉजी को आप ध्यान से देखें। पहले पेपर लीक होता है, फिर वायरल क्लिप्स और व्हाट्सएप पर उकसावे वाली भाषा लिखी जाती है, साथ में 25 सितंबर जैसी तारीखों पर एकजुट होने की अपील की जा रही है। ये सब मिलकर के एक खतरनाक नेक्सस तैयार कर रहा है। जो छात्र आंदोलन होना चाहिए वो उकसावे और दंगाइयों की भाषा में बदल रहा है और यहीं पर छात्रों के मौलिक मुद्दों को खो जाने का, हालात का हिंसक मोड़ देने का असली खतरा बना रहता है। देखते रहिए ऑफ इंडिया। धन्यवाद।